हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड्यूटैप। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जेआईबी का एग्जामिनेशन मई में होने वाला है, लेकिन किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन से पहले आपको उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सिलेबस पता होना चाहिए। तो एक अच्छा स्टार्ट मिलता है प्रिपरेशन को। तो ये डॉक्यूमेंट अगर आपको चाहिए तो आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है ई बुक का, उसे डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और जो सारी मेजर जानकारी है किसी भी एग्जाम की अच्छी प्रिपरेशन करने के लिए, वो आपको उस डॉक्यूमेंट में से मिल जाएगी। आज हम क्या डिस्कस करेंगे? हम 2023 अक्टूबर में जो पीपीबी में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। तो मोर देन 70 क्वेश्चंस हैं, तो एंड तक वीडियो को जरूर देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन फंड बेस्ड क्रेडिट फैसिलिटी? तो लेटर ऑफ क्रेडिट जो है वो एक नॉन फंड बेस्ड क्रेडिट फैसिलिटी है, क्योंकि लेटर ऑफ क्रेडिट जब बैंक इशू करता है तो इमीडिएटली कोई फंड नहीं दे रहा है कस्टमर को। तो ये नॉन फंड बेस्ड क्रेडिट फैसिलिटी है। बाकी सब में तो कुछ ना कुछ पैसा मिलता है कस्टमर को, लेकिन लेटर ऑफ क्रेडिट में इमीडिएटली कोई फंड्स का डिसबर्सल नहीं होता है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन? तो जो लोग अभी तक फाइनेंशियल सर्विसेज से वंचित हैं, उन्हें फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करना फाइनेंशियल इंक्लूजन है, कि सबको एक्सेस होना चाहिए फाइनेंशियल सर्विसेज का। तो लोन जब दिया जाता है बिजनेसमैन को कार लेने के लिए, या फिर जिसके ऑलरेडी दो सेविंग्स अकाउंट है उसका अगर अकाउंट ओपन किया जाए, या किसी फर्म का अकाउंट ओपन किया जाए, इन सब के पास तो ऑलरेडी एक्सेस है। लेकिन एक औरत जो रूरल एरिया में हाउसवाइफ है, उसके पास अकाउंट नहीं है, उसका अकाउंट ओपन करना वो फाइनेंशियल इंक्लूजन की कैटेगरी में फॉल करेगा। तो डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेजेस ऑफ टेरर फाइनेंसिंग? लेयरिंग, प्लेसमेंट, इंटीग्रेशन, रेजिंग। प्लेसमेंट, लेयरिंग, इंटीग्रेशन ये होते हैं मनी लॉन्ड्रिंग के स्टेप्स। रेजिंग जो है ये टेरर फाइनेंसिंग का पहला स्टेप होता है कि आप पैसा रेज करते हो। तो डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस बैंक विल एक्ट एज अ ट्रस्टी? जब बैंक आपके बिहाफ पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज परचेज करता है ना, तो बैंक आपके एजेंट के तौर पे काम करता है। जब आप बैंक से डिमांड ड्राफ्ट परचेज करते हो तो बैंक डेटर होता है और आप क्रेडिटर होते हो। जब आप अपना सामान गलती से बैंक में भूल जाते हो, तो तब तक बैंक आपका संभाल के रखेगा सामान, जब तक आप लेने नहीं जाते हो। तो बैंक ट्रस्टी के तौर पे काम करता है और आप बेनिफिशियरी होते हो। अगर आपने बैंक को इंस्ट्रक्शन दी है कि आप मेरा मंथली रेंट पे कर दिया करो मेरे अकाउंट में से पैसे काट के, तब भी बैंक आपके एजेंट के तौर पे काम कर रहा है। तो सी जो है यहाँ पे, वहां पे ट्रस्टी के तौर पे बैंक काम कर रहा है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज व्हेन अ कस्टमर हैज टू एक्सेस हिज लॉकर, हाउ इज द लॉकर ऑपरेटेड? जब आप बैंक में जाते हो ना लॉकर ऑपरेट करने, पहले कस्टोडियन या बैंक की चाबी लगती है, फिर कस्टमर की चाबी लगती है। लॉकर क्लोज करना है तब सिर्फ कस्टमर की चाबी लगती है। सो द कस्टोडियन की इज ऑपरेटेड फर्स्ट एंड देन द कस्टमर की। ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डाटा स्टोर्ड इन डाटा वेयर हाउस डज नॉट इंक्लूड? तो डाटा वेयर हाउस में जो डाटा स्टोर होता है वो सब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है, इंटीग्रेटेड होता है, टाइम वेरिएंट होता है, लेकिन वॉलेटाइल नहीं होता डेटा। तो डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट इज कि जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल का, बोलते हैं उसका टर्म 5 साल का होता है, लेकिन वो कितनी मैक्सिमम एज तक काम कर सकता है? 58, 50, 65 या फिर 70? तो 70 होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। बुक में जो दिया गया है पुरानी वाली बुक्स में, वहां पे गलत दिया गया है, ये अपडेट हो चुका है। तो 70 की एज तक एक डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल का प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफिस होल्ड कर सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेनिफिट ऑफ ऑटोमेटेड टेलर मशीन? एटीएम का क्या फायदा है? मल्टीपल करेंसी डिस्पेंस हो सकती है, यस। पब्लिसिटी हो जाती है बैंक की, यस। टिकट डिस्पेंस हो जाती है, यस। अकाउंट ओपन हो सकता है, यस। एक क्रूशियल टच पॉइंट है जहां से बैंक अपने प्रोडक्ट्स की क्रॉस सेलिंग कर सकता है, यस। तो सारे के सारे बेनिफिट्स हैं एटीएम मशीन के। तो डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला है, डिमांड ड्राफ्ट इशूड बाय बैंक इज नॉट अ चेक, नॉट कंसिडर्ड अ चेक फॉर द पर्पस ऑफ प्रोटेक्शन अंडर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, नॉट अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, नन ऑफ द अबव। तो देखो, डिमांड ड्राफ्ट जो है ना, वैसे तो चेक नहीं है, नॉट अ चेक यहाँ पे करेक्ट आंसर है। लेकिन दूसरा मैं आपको स्टेटमेंट एक्सप्लेन कर दूं कि डिमांड ड्राफ्ट को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के पर्पस के लिए चेक माना जाता है। डिमांड ड्राफ्ट वैसे तो चेक नहीं है, लेकिन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंडर उसे एज अ चेक ट्रीट किया जाता है। यानी कि जो फिर टर्म्स एंड कंडीशंस चेक पे एप्लीकेबल होती है, फिर वो डिमांड ड्राफ्ट पे भी हो जाती है। ठीक है। और ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, तो ये भी गलत हो जाता है। तो ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? ब्रिज इज अ हार्डवेयर डिवाइस? तो ब्रिज एक हार्डवेयर डिवाइस है
ठीक है, जो कई सारे मल्टीपल नेटवर्क से एक सिंगल एग्रीगेट नेटवर्क बना देता है ऐसे, तो ये बिल्कुल सही है। राउटर एक नेटवर्किंग डिवाइस है जो डाटा पैकेट्स फॉरवर्ड करता है कंप्यूटर नेटवर्क्स में, ये भी बिल्कुल सही है। मॉडेम ऐसा हार्डवेयर डिवाइस है जो डिजिटल टू एनालॉग और एनालॉग टू डिजिटल सिग्नल्स को कन्वर्ट करता है, ये भी बिल्कुल सही है। वीपीएन क्या इनकमिंग सिग्नल को एम्पलीफाई करके आगे ट्रांसमिट करता है? तो ऐसा नहीं है, वो सिग्नल बूस्टर्स होते हैं, वो सिग्नल बूस्टर्स होते हैं आपके, जहां इनकमिंग सिग्नल को वो एम्पलीफाई करके आगे फिर से फॉरवर्ड करता है। तो डी इनकरेक्ट है, तो डी इज द आंसर। कैश मैनेजमेंट का क्या फायदा होता है? ऐसी कंपनी जिसकी दुनिया भर में सब्सिडरीज हैं, उनको कैश मैनेजमेंट से क्या फायदा होता है? एक तो सारा कुछ इंटरनेशनली वो पूल कर सकते हैं, तो कंपनी कैन ऑफसेट द डेट्स विद द सरप्लस, कि एक कंट्री में सरप्लस चल रहा है, एक में माइनस में चल रहा है, तो उनको कंबाइन करके ऑफसेट कर दो, वहां का डेट पे कर दो। करेक्ट। और इसे जो है एक प्रॉफिट सेंटर के तौर पे भी आप रन कर सकते हो। कंपनी को एज मिलती है, प्रॉफिटेबिलिटी मिलती है अगर उनका कैश अच्छे से मैनेज्ड है, कंपनी के फंड्स की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। तो ये सारे स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, तो डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नोडल ऑफिसर फॉर कस्टमर सर्विस एट हेड ऑफिस एंड कंट्रोलिंग ऑफिस विद हुम, जो नोडल ऑफिसर है वो, उसके पास कस्टमर्स भी जा सकते हैं अपना ग्रीवेंस लेके, और ओम्बड्समैन और आरबीआई के साथ जो लाइजन मेंटेन करना होता है वो भी नोडल ऑफिसर ही करता है। तो ए और बी दोनों करेक्ट हैं, तो सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हुआ। Next is RBI grants license to certain entities as authorized dealer category 2 to undertake which of the following non-trade current account transactions। तो जो authorized dealer category 2 होते हैं उन्हें इनमें से कौन सी ट्रांजेक्शन फॉरेन एक्सचेंज की करनी अलाउड है? फी फॉर पार्टिसिपेशन इन ग्लोबल कॉन्फ्रेंस एंड स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग, करेक्ट। फिल्म शूटिंग, रेमिटेंसेस टुवर्ड फी फॉर एग्जामिनेशन हेल्ड इन मुंबई फॉर टॉफल, आपको कोई ये जीआरई टॉफल ये सब पेपर देने हैं, उसके लिए आपको फॉरेन करेंसी का रिक्वायरमेंट है फीस फिल करने के लिए, बिल्कुल कर सकते हो आप ऑथराइज डीलर कैटेगरी 2 के थ्रू। एमिग्रेशन कंसल्टेंसी फीस, स्किल क्रेडेंशियल असेसमेंट फीस फॉर माइग्रेंट्स, वीजा फीस, मेडिकल ट्रीटमेंट अब्रॉड। तो ये सारी चीजों के लिए अगर आपको फॉरेन एक्सचेंज चाहिए तो आप ऑथराइज डीलर कैटेगरी 2 के थ्रू भी ले सकते हो, फैसिलिटेट कर सकते हो ये ट्रांजेक्शंस। तो डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला है बैंक इन्फॉर्म कस्टमर्स अबाउट देयर इंटरनल अरेंजमेंट फॉर हैंडलिंग कस्टमर कंप्लेंट्स थ्रू प्रोमिनेंट प्लेसेस इन ब्रांचेस, बैंक वेबसाइट, वेलकम किट व्हेन ऑनबोर्डिंग, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो बैंक कस्टमर्स को अपने कैसे बताता है अरेंजमेंट्स के बारे में, कि अगर आपको कोई दिक्कत हो आप हमें कैसे कांटेक्ट करो? ब्रांचेस में भी लिखा होता है, बैंक वेबसाइट के थ्रू भी, और जब आप कस्टमर बनते हो तो बैंक आपको वो सारी एक किट देता है, वेलकम किट, उसमें भी सारी जानकारी होती है। तो ये सारे तरीके होते हैं, तो डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला है बैंकिंग सर्विस थ्रू स्मार्ट वॉचेस गूगल ग्लासेस इज पॉसिबल ड्यू टू, आपने स्मार्ट वॉच पहनी हुई है, आपके फोन पे कोई मैसेज आता है आपके स्मार्ट वॉच में भी नजर आ जाता है, वो कैसे हो सकता है? वायरलेस टेक्नोलॉजी की वजह से। ठीक है, तो मेन जो सबसे एप्ट है यहाँ पे वो वायरलेस टेक्नोलॉजी की वजह से होता है। वायर तो नहीं लगी ना मेरे फोन और मेरे ग्लासेस में या मेरे वॉच में, तो ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग बिल ऑफ लीडिंग? देखो, जब शिपमेंट होती है सामान की शिप के थ्रू, तो बिल ऑफ लीडिंग बनता है। ठीक है, और अगर एयरवे के थ्रू सामान भेजा जाता है तो एयरवे बिल बनता है। तो बिल ऑफ लीडिंग क्या एक डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स होता है? तो ये बिल्कुल सही है। अगर मेरे पास किसी सामान का बिल ऑफ लीडिंग है तो वो दिखाता है कि ये मेरे पास टाइटल टू गुड्स है। Until unless otherwise specified, a charter party bill of lading is always acceptable. A bill of lading is issued in the set of 2, 3, and 4, and all are termed as original, and a banker should see that all originals are received. देखो, तो जब भी एक बिल ऑफ लीडिंग जब इशू होता है वो 2, 3 या 4 के सेट में होता है जिन्हें ओरिजिनल्स बोलते हैं, ये सारे ही रिसीव होने चाहिए। जब एक पार्टी जो एक्सपोर्ट कर रही है इंपोर्टर को सामान भेजती है तो साथ में ये सारे जो ओरिजिनल्स हैं वो रिसीव होने चाहिए। और चार्टर पार्टी बिल ऑफ लीडिंग जो है वो एक्सेप्टेबल होता है। ठीक है, तो डी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है, कि इससे पता लग जाता है कि सामान जो है शिप पे चढ़ के मूव हो चुका है। ठीक है, चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग पार्टनरशिप फॉर्म? Two partnerships cannot enter into partnership. There must be an association of 2 or more persons. There must be an express agreement between partners to do a business for gain. देखो, पार्टनरशिप में ना
आप और मैं इकट्ठे बिजनेस करते हैं, तो हमें जरूरी नहीं है कि हमारा एक्सप्रेस अग्रीमेंट होना चाहिए, हमारा इम्प्लाइड भी होगा तो भी चलेगा। ठीक है, तो इन्होंने इनकरेक्ट पूछा है, तो थर्ड इनकरेक्ट है। अ सोसाइटी, एसोसिएशन, क्लब, एचयूएफ, को ओनरशिप्स आर आल्सो पार्टनरशिप फर्म, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सोसाइटी, एचयूएफ, एचयूएफ से ही आपको पता लग जाएगा कि वो कोई पार्टनरशिप फर्म थोड़ा ना, वो तो सेपरेट एंटिटी है, तो ये भी गलत है। रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज कंपलसरी, बिल्कुल भी नहीं। जो हमारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है वो बिल्कुल भी कंपलसरी नहीं बनाता कि पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। ठीक है, तो ये तीन गलत है, बाकी ये जो स्टेटमेंट्स हैं सही हैं। ठीक है, तो डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला है, व्हेन अ कस्टमर डिपॉजिट्स मनी विद हिज बैंक, द कस्टमर बिकम्स अ क्रेडिटर। जब आप बैंक में पैसा जमा कराते हो, आप क्रेडिटर बन जाते हो और बैंक डेटर बन जाता है। इसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? द क्रेडिटर हैज मल्टीपल सिक्योरिटीज फ्रॉम द डेटर, डेटर पेज ऑन ड्यू डेट विदाउट डिमांड इन केस ऑफ टर्म डिपॉजिट। जब आप बैंक में एफडी कराते हो, आपको मांगने की जरूरत तो नहीं है ना, एफडी मैच्योर होगी, आपको मिल जाएगी। लॉ ऑफ लिमिटेशन अप्लाइज व्हेन द डिपॉजिटर हैज मेड अ डिमांड फॉर रीपेमेंट। अगर मैंने बैंक से पैसा डिमांड किया, जब मैंने डिमांड किया तब से लॉ ऑफ लिमिटेशन एप्लीकेबल हो जाता है, तो ये भी सही है। अमाउंट कैन बी यूज्ड बाय बैंक फॉर लेंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट। जब आप बैंक में पैसा जमा कराते हो, बैंक उस पैसे को यूज करता है आगे इन्वेस्टमेंट करने में, लेंडिंग करने में। तो पहला स्टेटमेंट सिर्फ गलत है, हमें इनकरेक्ट ही पूछा गया है ना। जब आप बैंक में पैसा जमा कराते हो, क्या आपको बैंक कोई सिक्योरिटी दे रहा है, कोई चीज गिरवी रख रहा है बैंक आपके पास? नहीं ना। तो क्रेडिटर के पास कोई सिक्योरिटी नहीं होती है। जब आप बैंक में पैसा जमा कराते हो, आप क्रेडिटर बन रहे हो, लेकिन आपके पास कोई सिक्योरिटी नहीं होती है। अंडर आरटीआई, competent authority in the case of authorities established or constituted by or under the constitution is president और गवर्नर। तो आरटीआई में जब हम competent authority को डिफाइन करते हैं, तो वहां पे प्रेसिडेंट और गवर्नर है। नेक्स्ट इज, करंट अकाउंट कैन नॉट बी ओपनड बाय, माइनर करंट अकाउंट नहीं ओपन कर सकते, बिल्कुल सही। पर्दानशी वुमेन नहीं ओपन कर सकती, लिटरेट जो है वो अकाउंट ओपन नहीं कर सकते, और ब्लाइंड भी अकाउंट नहीं ओपन कर सकते। करंट अकाउंट को माइनर, पर्दानशी जो पर्दा करती हैं औरतें, इलिटरेट और ब्लाइंड नहीं ओपन कर सकते ये अकाउंट्स। नेक्स्ट इज, माइक्रो क्रेडिट किस कौन डिलीवर नहीं करता? तो देखो, अगर आपको इतना पता है कि जो पेमेंट बैंक होते हैं ना, वो लोन वगैरह का लेन देन नहीं करते, वो क्रेडिट फैसिलिटी नहीं दे सकते, तो माइक्रो हो मैक्रो हो फर्क नहीं पड़ता। पेमेंट बैंक क्रेडिट फैसिलिटीज नहीं प्रोवाइड करते हैं, सिर्फ डिपॉजिट फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। बाकी सब माइक्रो क्रेडिट छोटे अमाउंट का क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी? इसे सेंट्रल बैंक इशू करता है, इसके नाम में ही लिखा हुआ है। इट कैन बी यूज टू मेक डिजिटल पेमेंट्स, इट इंक्रीजेज द सेफ्टी एंड एफिशिएंसी ऑफ पेमेंट सिस्टम बाय हेल्पिंग क्विक सेटलमेंट एंड रिटेल पेमेंट। तो सारी सही लग रही है, इसका सारी सही ही है। सेंट्रल बैंक का जो डिजिटल करेंसी का भी पायलट प्रोजेक्ट ही चल रहा है, सेंट्रल बैंक ने इशू किया है, डिजिटल पेमेंट्स के लिए यूज कर सकते हो और पेमेंट सिस्टम की एफिशिएंसी बढ़ेगी। तो none of the above is incorrect. Which of the following statement is incorrect? Phishing is a fraudulent attempt to obtain sensitive information. आपको कई बार नकली कॉल्स आते हैं कि हम बैंक से बात कर रहे हैं, हम आधार वालों से बात कर रहे हैं, आप हमें अब ये वाली इंफॉर्मेशन दे दो, तो वो फिशिंग होता है। तो ये बिल्कुल सही है, आप फ्रॉड करके आपकी इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश की जा रही है। Phishing attempts directed at specific individuals or companies have been termed as spear phishing. जब आप किसी स्पेसिफिक पर्सन को टारगेट करते हो ना फिशिंग अटैक के लिए, उसे स्पीयर फिशिंग बोलते हैं, ये भी सही है। विशिंग इज इलीगल एक्सेस ऑफ डाटा वाया वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये बिल्कुल सही है। जब आप वॉइस कॉल करके किसी से उसको फंसाने की कोशिश करते हो, उसकी इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करते हो, विशिंग अटैक है। जब आप किसी हाई प्रोफाइल पर्सन पे फिशिंग अटैक करते हो, स्पीयर फिशिंग अटैक किसी हाई प्रोफाइल टारगेट पे करते हो, उसे वेलिंग बोला जाता है, डॉल्फिंग नहीं बोला जाता। तो डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि हमसे पूछा गया कि गलत कौन सी स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज, बैंक शैल नॉट बी लाइबल फॉर एनी डैमेज और लॉस ऑफ कंटेंट्स ऑफ लॉकर अराइजिंग फ्रॉम डेकॉर्टी, फ्लड, अर्थक्वेक, लिक्विड kept in locker for the locker holder which contaminated the contents of the locker। तो कहाँ पे बैंक लाइबल नहीं होगा? आपका लॉकर में सामान पड़ा, बैंक में डकैती पड़ गई, ऑब्वियसली बैंक लाइबल है। ठीक है, फ्लड आ गया, ठीक है, ये तो फ्लड क्या होता है, इसे माना जाता है कि ये
एक्ट ऑफ गॉड है, उसके लिए बैंक जिम्मेदार नहीं होगा, अर्थक्वेक के लिए बैंक जिम्मेदार नहीं होगा। आपने कुछ लॉकर में रखा जिससे आपके लॉकर का सामान खराब हो गया, आप जिम्मेदार हो, बैंक जिम्मेदार नहीं है। तो 2, 3 एंड 4, ठीक है, ये डी जो है आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, यहाँ पे ए बी सी डी, डी आपका करेक्ट आंसर है। उसके बाद है कैश आउट ऑफ एनी एटीएम ऑफ मोर देन डैश इन अ मंथ अट्रैक्ट्स अ फ्लैट पेनल्टी ऑफ 10,000 पर एटीएम। अगर आपके एटीएम से एक महीने में 10 घंटे से ज्यादा कैश नहीं है, कि आपका जो बैंक है, मान लो एसबीआई बैंक है, उसके एटीएम, किसी भी एटीएम में अगर एक महीने में 10 घंटे से ज्यादा आउट ऑफ कैश वो रहता है, तो 10,000 का पेनल्टी लगता है पर एटीएम। तो ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कोर बैंकिंग सॉफ्टवेयर? तो फिनेकल, बैंक्स और फ्लेक्स क्यूब, ये तो सारे कोर बैंकिंग के सॉफ्टवेयर है, अडोब नहीं है। ठीक है, तो डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर्स कंसिडरेशन? कौन से कॉन्ट्रैक्ट को कंसिडरेशन की जरूरत होती है? कॉन्ट्रैक्ट मेड आउट ऑफ लव जो होता है, इसमें कंसिडरेशन की के बिना भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी भी बिना कंसिडरेशन के हो सकता है, कि सामने वाली पार्टी को कुछ नहीं मिल रहा। जो कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, इनमें कंसिडरेशन की जरूरत है, कि एक पार्टी को कुछ मिल रहा है, दूसरी को भी कुछ मिल रहा है बदले में। ठीक है, आउट ऑफ लव जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी बिना कंसिडरेशन के हो सकते हैं। If a person owes several debt to a lender, any payment made to the lender where neither party has made any appropriation will be applied towards. ये हम राइट ऑफ एप्रोप्रिएशन की बात कर रहे हैं। Discharge of loans in order of time, even if a debt is barred by limitation. Discharge of loan proportionately as per outstanding amount. Discharge of loan as per quantum. तो जब राइट ऑफ एप्रोप्रिएशन बैंक यूज करता है, तो ऑर्डर ऑफ टाइम में जो लोन पहले ड्यू है उसकी तरफ हमेशा पहले जाता है पैसा। अगर मैं बैंक को पैसा दे के चली जाऊं और ये ना बताऊं कि कौन सी लोन को मैं पैसा चुका रही हूं, तो जो पहले ड्यू है, इन ऑर्डर ऑफ टाइम बैंक वो पैसा यूटिलाइज करेगा लोन रिकवर करने के लिए। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर पैरामीटर और मास्टर फाइल्स इन अ कोर बैंकिंग सोल्यूशन? इनमें से क्या पैरामीटर या मास्टर फाइल्स हैं? मास्टर डाटा ऑफ अकाउंट्स, ऑथराइजेशन राइट्स ऑफ एक्सेप्शनल ट्रांजैक्शंस, टाइप्स ऑफ यूजर्स एंड देयर वर्क क्लास, एडवांस इंटरेस्ट रेट एप्लीकेबल फॉर वेरियस स्कीम्स, डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट्स एप्लीकेबल ऑफ फॉर वेरियस टेन्योर्स। तो ये सारी मास्टर फाइल्स हैं, इन्हें एडिट नहीं किया जा सकता। जो मास्टर डाटा है अकाउंट्स का, ठीक है, ऑथराइजेशन राइट्स, टाइप्स ऑफ यूजर्स, स्कीम्स का इंटरेस्ट रेट कितना होगा, डिपॉजिट का इंटरेस्ट रेट कितना होगा, ये मास्टर फाइल्स होती है, इन्हें एडिट नहीं किया जा सकता इजीली। तो डी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर बेनिफिट ऑफ चेक ट्रंकेशन सिस्टम? इट ऑब्विएट्स द नीड टू फिजिकली मूव द चेक अक्रॉस ब्रांचेस। तो बिल्कुल सही है, सीटीएस आने से बैंक्स में फिजिकली चेक आगे आगे मूव करने की जरूरत नहीं पड़ती, इमेज के थ्रू चेक क्लियर होता है। It provides significant cost savings through consolidation of clearing locations into a few grids. तो 3 grids में हमने इंडिया को डिवाइड कर दिया है, तो काफी कॉस्ट सेविंग होती है, क्योंकि एक ग्रिड के अंदर जितने भी चेक्स आते हैं सबको लोकल चेक्स माना जाता है। It has increased the liquidity requirements by consolidating several clearing locations. तो liquidity requirements को कम कर दिया है, बढ़ाया नहीं है चेक ट्रंकेशन सिस्टम ने। अब बैंक को बहुत ज्यादा लिक्विड पैसा मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। तो थर्ड गलत है, तो यहाँ पे जहां जहां पे थर्ड है उसको हटा दो, तो भी आपको पता लग गया कि सी करेक्ट आंसर है। ठीक है, नो आउटस्टेशन चेक कलेक्शन चार्जेस, स्पीड क्लियरिंग चार्जेस आर एप्लीकेबल विद इन द सेम सीटीएस ग्रिड। अगर एक दिल्ली ग्रिड है, एक मुंबई ग्रिड है और एक चेन्नई ग्रिड है, सिर्फ दिल्ली ग्रिड का चेक है, अगर दिल्ली में ही क्लियर करना है, तो उसके लिए एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं कोई भी बैंक लगाएगा। ठीक है, चलिए, कैश विड्रॉल एट पीओएस टर्मिनल, विड्रॉल्स थ्रू डैश आर नॉट अलाउड। कैश विड्रॉल अगर आपको करना है पीओएस टर्मिनल पे, तो किसके थ्रू अलाउड नहीं है? क्रेडिट कार्ड के थ्रू आपको कैश विड्रॉल पीओएस टर्मिनल पे अलाउड नहीं है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग डिटेक्शन ऑफ काउंटरफीट नोट्स? Transactions involving up to 2 counterfeit notes, the notes are stamped and returned to the customer। तो ये बिल्कुल गलत है। पहला ही स्टेटमेंट से आपको पता लग गया कि यही आंसर है। जब भी एक बैंक में आप काम कर रहे हो, आपके पास कोई कस्टमर पैसा लेके आता है, उसमें से 4 या 4 से कम नकली नोट निकलते हैं, तो आप उन्हें स्टैंप करोगे, कस्टमर को एक्नॉलेजमेंट रिसीट दे दोगे कि आपकी इस ट्रांजेक्शन में से ये नकली नोट निकले हैं, और उसकी फिर
आप मंथली रिपोर्ट बनाते रहते हो, जहां पे 4 या 4 से कम नकली नोट निकलते हैं जिन ट्रांजैक्शंस में, उनकी मंथली रिपोर्ट बनती है और मंथ एंड पे आप पुलिस वालों को वो नोट और रिपोर्ट दे देते हो और मंथ एंड पे अपने हेड ऑफिस को भी रिपोर्ट भेजते हो। अगर एक ट्रांजैक्शन में 5 या 5 से ज्यादा नकली नोट निकलते हैं तब भी आप उनको इम्पाउंड करते हो, स्टैंप करते हो और इमीडिएटली एफआईआर करता है जो नोडल ऑफिसर है बैंक का। कभी भी नोट्स रिटर्न नहीं किए जाते हैं कस्टमर को। ठीक है, तो ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। 4 या 4 से कम है तो मंथ एंड पे पुलिस वालों के पास जाना है, स्टेटमेंट बनानी है। अगर 5 या 5 से ज्यादा नकली नोट है तो इमीडिएटली एफआईआर होती है और मंथ एंड पे जो भी बैंक में एफआईआर हुई है नकली नोट की, जो भी रिपोर्ट बनी है, वो हेड ऑफिस के विजिलेंस सेल को भेजनी होती है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ बैंक कंप्यूटराइजेशन? कस्टमर सर्विस इंप्रूव होती है, सही। डिसीजन मेकिंग में हेल्प होती है, हाउस कीपिंग में हेल्प होती है, मतलब रोज के जो छोटे मोटे काम है उसमें कंप्यूटराइजेशन हेल्प करती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। बैंक स्टाफ रिड्यूस करना कभी भी बैंक कंप्यूटराइजेशन का ऑब्जेक्टिव नहीं होता कि हम बैंक स्टाफ को रिड्यूस कर दें। ये ऑब्जेक्टिव नहीं होता, कभी भी उसका मकसद नहीं होता है। ठीक है, तो सी जो यहाँ पे करेक्ट होगा, 5 के अलावा बाकी सारे करेक्ट हैं, तो सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला, व्हाट इज द लिमिट ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग रिगार्डिंग एग्रीकल्चर लोन्स टू कॉर्पोरेट फार्मर्स डायरेक्टली एंगेज्ड इन एग्रीकल्चरल एंड एलाइड एक्टिविटी? अगर किसी अ, को लोन चाहिए है, एग्रीकल्चरल लोन चाहिए है फॉर एग्रीकल्चरल एंड एलाइड एक्टिविटीज, तो बैंकिंग सेक्टर से उसका एक्सपोजर कितना हो सकता है? 2 करोड़ रुपीज। ठीक है, एग्रीकल्चर लोन जो कॉर्पोरेट फार्मर्स को दिए जाते हैं एग्रीकल्चर करने के लिए, अलाइड एक्टिविटीज करने के लिए, तो मैक्सिमम 2 करोड़ का उसको प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का लोन दिया जा सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट रिगार्डिंग वायर ट्रांसफर? क्रॉस बॉर्डर वायर ट्रांसफर such transactions shall be accompanied by accurate and meaningful originator information such as name, address, account number। तो बिल्कुल सही है, अगर मुझे यहाँ से विदेश पैसा भेजना है वायर ट्रांसफर के थ्रू, मैं ओरिजिनेटर हूं, तो मेरा नाम, पता, अकाउंट नंबर सब कुछ बैंक को लेना पड़ेगा। ऑल डोमेस्टिक वायर ट्रांसफर ऑफ 50,000 एंड अबव शाल बी अकम्पनीड बाय ओरिजिनेटर इन्फॉर्मेशन। 50,000 से ज्यादा की अगर कोई डोमेस्टिक वायर ट्रांसफर करता है उसका भी सारा इन्फॉर्मेशन लेना पड़ेगा। इफ अ कस्टमर इज फाउंड इंटेंशनली स्ट्रक्चरिंग वायर ट्रांसफर बिलो 5 लाख टू अवॉइड रिपोर्टिंग और मॉनिटरिंग, इट्स आइडेंटिफिकेशन शुड बी डन। तो यहाँ पे ना ये अमाउंट में गड़बड़ है। अगर कोई जानबूझ के 50,000 से छोटी छोटी ट्रांजेक्शन कर रहा है कि मैं पकड़ा ना जाऊं, मेरी इन्फॉर्मेशन ना मांगी जाए, तब फिर उसका आइडेंटिफिकेशन आप करोगे। वैसे तो 50,000 है, उससे ऊपर वाले पे आइडेंटिफिकेशन करनी होती है डोमेस्टिक वायर ट्रांसफर में। लेकिन अगर कोई जानबूझ के 48,000 की ट्रांजेक्शन कर रहा है तो आप उसकी इन्फॉर्मेशन डिमांड कर सकते हो, तो 5 लाख नहीं 50,000 आएगा। ठीक है, और जो भी ओरिजिनेटर इन्फॉर्मेशन होता है, जो पैसे भेज रहा है वायर ट्रांसफर के थ्रू, जो ओरिजिनेटर है, उसका इन्फॉर्मेशन बैंक को 5 साल तक संभाल के रखना पड़ता है। जो ऑर्डरिंग बैंक है जिसके थ्रू पैसा जाता है वो ऑर्डरिंग बैंक है, जिसके पास पहुंच रहा है वो बेनिफिशियरी बैंक है। Next is which of the following is correctly defining ethics? Set of moral standards and values acceptable in a society and guides human behavior. Principles and ideals which help in making judgment of what is more important. It is thought considered to be true by a person. It is a tool for acquiring terminal values. तो एथिक्स का मतलब होता है ऐसे मॉरल्स, स्टैंडर्ड्स और वैल्यूज जो सोसाइटी को एक्सेप्टेबल भी हैं और ह्यूमन बिहेवियर को भी ये सारे प्रिंसिपल स्टैंडर्ड्स गाइड करते हैं। तो ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज थ्रू वेबसाइट इज नॉट इंक्लूडेड? बैंक की वेबसाइट से क्या नहीं हो सकता? इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, यस। अकाउंट बैलेंस जान सकते हो, यस। फंड ट्रांसफर कर सकते हो, यस। लेकिन बैड लोन की रिकवरी के लिए थोड़े ना बैंक की वेबसाइट यूज होती है, तो डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नेसेसरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ चेक? चेक राइटिंग में होना चाहिए, यस। बैंकर पे ड्रॉ होता है, यस। अनकंडीशनल ऑर्डर टू पे होता है, इट इज पेबल ऑन डिमांड, इट डज नॉट रिक्वायर एक्सेप्टेंस एंड स्टैंपिंग। तो सारे के सारे सही हैं यहाँ पे। ठीक है, सारे के सारे स्टेटमेंट्स ये कि चेक रिटर्न होना चाहिए, बैंक पे ड्रॉ करते हो, बैंक को ऑर्डर करते हो पे करने का, जब आप प्रेजेंट करोगे तो बैंक पेमेंट करेगा। कोई आपको एक्सेप्टेंस की जरूरत नहीं है कि बैंक एक्सेप्ट ही करेगा ना, और स्टैंपिंग इनकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। बैंक के पास प्रेजेंट होगा, ऑन डिमांड बैंक को पेमेंट करनी पड़ती है अगर कस्टमर के अकाउंट में पैसा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट regarding ethical responsibility of bank employees regarding information security? Or any failure of professionals handling the IT desk and data can result in major leakages of sensitive information। जो IT का काम करते हैं बैंक में, अगर उनसे कुछ लीक हो जाता है
तो बैंक को लॉसेस हो सकते हैं, रेपुटेशन का नुकसान हो सकता है, लीगल बैटल्स में पढ़ सकते हो, है ना, केस पढ़ सकते हैं, सही है। तो सबकी कहते ट्रेनिंग होनी चाहिए, ओरिएंटेशन रिफ्रेशर कोर्सेज होनी चाहिए सारे एम्प्लॉयज के, ताकि उन्हें समझ आ सके कि एथिकली बिहेव कितना जरूरी है। Employees should be made aware of the professional obligations relating to information securities. सारे जो एम्प्लॉयज है बैंक के, उनको अवेयरनेस होनी चाहिए कि उनकी क्या ऑब्लिगेशन है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को लेके। तो ये भी करेक्ट है। तो सारे के सारे यहाँ पे सारे के सारे करेक्ट हैं, ऑल ऑफ दी अबव। ओके, अगला है XYZ enjoys a credit facility of 50 lakh rupees against stock of goods at a margin of 25%। तो एक बैंक ने 50 लाख रुपीस का बोला है कि हम आपको दे सकते हैं क्रेडिट फैसिलिटी, लेकिन हम 25% का मार्जिन रखेंगे स्टॉक पे। तो स्टॉक है 100 लाख रुपीस का, कितना कहते हैं ड्रॉइंग पावर हो सकता है। तो आप ये भी सोच सकते हो ना कि 25% का मार्जिन काट के 75 लाख बच तो रहा है, लेकिन बैंक ने बोला है कि हम मैक्सिमम 50 लाख रुपीस का ही देंगे। तो यहाँ पे 50 लाख रुपीस का ही फैसिलिटी मिलेगा मैक्सिमम। वो बोलते हैं कि 50 लाख रुपीस का हम आपको क्रेडिट फैसिलिटी देंगे, तो बैंक यहाँ से आप 50 लाख रुपीस ही ड्रॉ कर सकते हो। मार्जिन अगर हो सकता है कि ये जो गुड्स होते आप जो गिरवी रख रहे हैं, गुड्स 60 लाख के होते, ठीक है, तो 25% मार्जिन काटने के बाद कितना बच रहा है इसका, 25% कितना हुआ 15 लाख रुपए। तो कितना बचता काटने के बाद 45 लाख। मैक्सिमम 50 लाख का फैसिलिटी उन्होंने दिया है, लेकिन यहाँ पे 45 लाख ही विड्रॉ कर पाते क्योंकि 25% का मार्जिन है। तो यहाँ पे 50 लाख करेक्ट आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम? KYEC is the nodal agency. It was introduced by merging Pradhan Mantri Rozgar Yojana and Rural Employment Generation Program. Its objective is to generate employment opportunities through new self-employment ventures and micro enterprises. प्राइवेट बैंक्स कैन नॉट पार्टिसिपेट, ऐसा कुछ नहीं है कि प्राइवेट बैंक्स प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो बाकी सारे स्टेटमेंट सही हैं कि नोडल एजेंसी KVIC है, खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन, प्रधानमंत्री रोजगार योजना और रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम को मर्ज करके ये स्कीम लाई गई, ये भी सही है। और आपको एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में हेल्प करती है ये स्कीम, आपको चाहे नया वेंचर ओपन करना है, माइक्रो एंटरप्राइज ओपन करना है। नेक्स्ट इज कंप्यूट द क्रॉप लोन लिमिट फॉर फर्स्ट ईयर विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग डेटा। तो कहते आपने पेडी का स्केल ऑफ फाइनेंस है 43,000 पर हेक्टेयर, बाजरा का स्केल ऑफ फाइनेंस है 28,000 पर हेक्टेयर। पेडी 1.5 हेक्टेयर में उगाई है, बाजरा 1.5 हेक्टेयर में उगाया है, क्रॉप इंश्योरेंस 1000 रुपए की है। तो कितना होगा किसान क्रेडिट कार्ड का लिमिट, कितना होगा क्रॉप लोन लिमिट कितना होगा? तो आप सीधा इसका कैलकुलेशन अगर देखें तो देखो हर एरिया में एक डिफाइन कर दिया जाता है स्केल ऑफ फाइनेंस, ठीक है। तो पर हेक्टेयर का 43,000 है, तो 1.5 हेक्टेयर का कितना होगा, मल्टीप्लाई कर दो 64,500। बाजरा 1 हेक्टेयर एक ही है, 1 हेक्टेयर का 28,000 रुपए स्केल ऑफ फाइनेंस है 28,000, इनको मिला दो तो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन 92,500 होगी। हमेशा ऑटोमेटिकली 10% आपको ऐड करना है कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन, 20% आपको ऐड करना है फार्म मेंटेनेंस के लिए, ठीक है। 10% आप ऐड करते हो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन में पोस्ट हार्वेस्ट रिक्वायरमेंट, फिर आप ऐड करते हो 20% फार्म मेंटेनेंस, फिर कहते हैं इंश्योरेंस भी है 1000 रुपए की, वो भी ऐड कर दो। तो आंसर आ जाएगा 1,21,250। ये आपका KCC का लिमिट आ जाता है शॉर्ट टर्म का। हमेशा कोई भी नंबर आ जाए, आपका स्केल ऑफ फाइनेंस इनटू जितने भी हेक्टेयर हैं वो आप मल्टीप्लाई कर दोगे, 10% आप ऐड करोगे पोस्ट हार्वेस्ट रिक्वायरमेंट का, 20% आप ऐड करोगे फार्म मेंटेनेंस का, अगर कोई इंश्योरेंस वगैरह है ऐड कर दो, और फिर जो टोटल आया तो सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो मैक्सिमम आपको यही न्यूमेरिकल आ सकता है पेपर में, हर बार आता ही है ये वाला। अगला, व्हाट इज द मैक्सिमम एज लिमिट ऑफ प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ अ डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल? तो 70 ईयर्स प्रिजाइडिंग ऑफिसर का मैक्सिमम एज हो सकता है डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल में। व्हाट इज द मिनिमम पीरियड ऑफ अ एफडी? एफडी का मिनिमम पीरियड कितना होता है? एफडी 7 दिन की हो सकती है कम से कम, और मैक्सिमम 120 महीने की हो सकती है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर इनकरेक्ट रिगार्डिंग LLP? LLP में कम से कम 3 डेजिग्नेटेड पार्टनर होने चाहिए, नहीं, LLP में कम से कम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर होने चाहिए। तो एलिमिनेट करके देखो, तो बिना पढ़े आपको बाकी स्टेटमेंट्स पता लग गया कि यहाँ पे बी
अच्छा, आप यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा है, तो पहली इनकरेक्ट है, तो जहां पे वन नहीं है बी को आप एलिमिनेट कर दो सबसे पहले। ठीक है। एवरी पार्टनर ऑफ एन एलएलपी इज फॉर द पर्पज ऑफ इट्स बिजनेस एंड एजेंट ऑफ द एलएलपी बट नॉट अदर पार्टनर्स। तो ये बिल्कुल सही है, हर जो एलएलपी का पार्टनर होता है वो बिजनेस का एजेंट है, दूसरे पार्टनर्स का एजेंट नहीं है, ये तो बिल्कुल सही है। तो टू तो नहीं आना चाहिए आंसर में, टू नहीं आना आंसर में, तो सी बचा सिर्फ, तो सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ठीक है। एलएलपी एक कॉर्पोरेट पर्सन है, इट इज नॉट अफेक्टेड बाय चेंजेस इन पार्टनर्स, तो बिल्कुल सही है। एलएलपी में पार्टनर्स आते जाते रहते हैं, एलएलपी को फर्क नहीं पड़ता। पार्टनर्स विल बी पर्सनली लायबल फॉर एनी ड्यूज, नहीं, एलएलपी का मतलब ही है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, तो पर्सनल लायबिलिटी नहीं होती है बिजनेस की पार्टनर्स की, तो फोर्थ भी गलत है। एलएलपी इज फॉर्म्ड अंडर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, नहीं, एलएलपी इज फॉर्म्ड अंडर एलएलपी एक्ट 2008। तो फर्स्ट, फोर्थ और फिफ्थ गलत है, तो हमें गलत ही पूछा गया है, तो सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट इज इन अ बिल ऑफ एक्सचेंज द नंबर ऑफ ग्रेस डेज कितने होते हैं? बिल ऑफ एक्सचेंज में 3 ग्रेस डेज होते हैं, तो बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। Next is, which of the following statement is incorrect? Modem is a computer hardware device that converts data from a digital format into a format suitable for analog transmission, mediums such as telephone or radio. Switching is a hardware component. It connects multiple devices together on a single network and routes the information. Firewall is a network security system that monitors and control incoming and outgoing network traffic. Bridge is a networking device. It forwards data packets between computer networks. तो data packets forward करने का काम ना router का होता है, bridge का नहीं होता। ठीक है, तो D incorrect है यहाँ पे, बाकी सारे स्टेटमेंट सही हैं। डैश इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स एंड लेटर्स यूज्ड टू चेक डाटा फॉर एरर्स, तो उसे बोलते हैं चेकसम। चेकसम एक सीक्वेंस ऑफ नंबर ऑफ लेटर्स होता है जिससे आप एरर्स चेक कर सकते हो कि आज मैंने क्लोजिंग करी, चेकसम रन किया, सुबह सिस्टम रन किया, चेकसम रन किया, तो दोनों में कोई अगर एरर आता है, इट मीन्स कि बीच में किसी ने कुछ गड़बड़ करने की कोशिश करी है ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच में। What is the following? Which of the following statement is correct regarding cash credit? It is an arrangement by which a banker allows the borrower to borrow money up to the sanctioned limit. Sanctioned limit तक आप पैसा borrow कर सकते हो बैंक से, cash credit. Yes, it is a prevalent mode of lending for financing capital expenditure. तो capital expenditure के नहीं है cash credit. Cash credit facility working capital requirement के लिए होती है. The usual balance in the account in the case of cash credit is in credit. The contract of cash credit can be express और implied. ठीक है, तो यहाँ पे आपका पहला स्टेटमेंट तो सही है, दूसरा गलत है। और यूजुअली द बैलेंस इन द अकाउंट ऑफ कैश क्रेडिट इज इन डेबिट, माइनस में रहता है ना, आपने बैंक से फैसिलिटी ले रखी है तो माइनस होता जाता है उतना। मुझे अगर बैंक ने 50 लाख रुपए की टोटल फैसिलिटी दे रखी है, मैंने 20 लाख रुपीज विड्रॉ कर रखा है, तो अभी मैं 20 लाख डेबिट में हूँ। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कैश क्रेडिट कैन बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, ये सही है। ठीक है। Which of the following statement is correct regarding NRE NRO account? Non-resident external account, non-resident ordinary account. ये सेविंग्स, करंट, आरडी, एफडी किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं। जॉइंट अकाउंट्स परमिटेड होते हैं फॉर्मर और सर्वाइवर बेसिस में। मैक्सिमम मिनिमम टेन्योर ऑफ एफडी इज 1 ईयर। फॉरेन नेशनल ऑफ नॉन इंडियन ओरिजिन विजिटिंग इंडिया कैन ओपन दीज अकाउंट्स। देखो यहाँ पे आपका पहला स्टेटमेंट तो सही है, आरडी, एफडी, सेविंग्स कुछ भी हो सकता है, एनआरई एनआरओ में फॉर्मर और सर्वाइवर बेसिस पे भी हो सकता है। लेकिन जो नॉन इंडियन ओरिजिन के फॉरेनर्स आते हैं ना इंडिया में, वो एनआरओ ओपन करते हैं, एनआरई नहीं ओपन करते हैं। ठीक है। और यहाँ पे जो आपका एनआरई अकाउंट होता है उसमें मिनिमम टेन्योर कितना होता है, जितना इंडियंस को अलाउड है मिनिमम मैक्सिमम एफडी का, उतना ही एनआरईज को अलाउड होता है। एनआरओज में मिनिमम 1 ईयर की एफडी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड भी गलत है, फोर्थ भी गलत है, तो सही आंसर क्या हुआ आपका ए 1 एंड 2। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट रिगार्डिंग सिंपल मॉर्टगेज? द मॉर्टगेजर डज नॉट डिलीवर पोजेशन ऑफ द मॉर्टगेज प्रॉपर्टी टू द मॉर्टगेजी। द मॉर्टगेजर डजंट बाइंड हिमसेल्फ पर्सनली टू पे द मॉर्टगेज मनी। तो मॉर्टगेजर डज नॉट बाइंड हिमसेल्फ, ये गलत है। सिंपल मॉर्टगेज में पर्सनल लाइबिलिटी रहती है कस्टमर की रीपे करने की, तो सेकंड गलत है आपका। तो जहां जहां पे सेकंड है उसे एलिमिनेट कर दो, तो सी करेक्ट आंसर हो जाता है। द मॉर्टगेजर हैज नो पावर टू सेल प्रॉपर्टी विदाउट कोर्ट इंटरवेंशन, सही।
जब तक कोर्ट से ऑर्डर नहीं आता तब तक सिंपल मॉर्टगेज में मॉर्टगेजी प्रॉपर्टी नहीं सेल कर सकता। अगर 100 रुपए से ज्यादा का अमाउंट है तो मॉर्टगेज को रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। यहाँ पे 1000 लिखा है, 100 होना चाहिए। अगर शॉर्टफॉल हो जाता है, मान लो मैंने लोन में डिफॉल्ट कर दिया, बैंक ने मेरी प्रॉपर्टी सेल कर दी, फिर भी अगर पैसा कम पड़ता है तो मैं पर्सनली लाइबल रहूंगी, तो ये सही है। तो 1, 3 एंड 5 यहाँ पे करेक्ट आंसर है। A dash generally consists of concerted efforts of a person to prevent a internet site or service from functioning efficiently, mainly through flood of incoming messages to the target system। तो ऐसा कब होता है कि एक पर्सन जो जानबूझ के एक इन वेबसाइट को फ्लड कर देता है, बहुत ज्यादा उस पे रश कर देता है, बहुत सारे बॉट छोड़ देता है, ताकि जो बेचारे असली यूजर्स हैं वो यूज ही नहीं कर पाते उस वेबसाइट को, वो सर्विस ले ही नहीं पाते। इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस। तो ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वेस्ट कैन बी अप्रूव्ड बाय अ बैंक एम्प्लॉय रिगार्डिंग एक्सेस ऑफ लॉकर बाय अ वुमन नेम्ड मिसेस सी। तो यहाँ पे एक मिसेस सी नाम की औरत लॉकर की रिगार्डिंग कुछ बात कर रही है, तो क्या अलाउ कर सकते हैं बैंक वाले? वो अपने दोनों बच्चों को नॉमिनी बनाना चाहती है इन अ सिंगली ऑपरेटेड लॉकर। तो देखो, सिंगल ऑपरेटेड लॉकर में एक ही पर्सन को आप नॉमिनी बना सकते हो। जो जॉइंट लॉकर होता है उसमें एक से ज्यादा लोगों को आप नॉमिनी बना सकते हो। तो पहला तो नहीं हो सकता। वो कंपनसेशन चाहती है कि उसके लॉकर का सामान खराब हो गया अर्थक्वेक के कारण। अर्थक्वेक एक्ट ऑफ गॉड है, बैंक लायबल नहीं है, ये भी नहीं हो सकता। वो नॉमिनेशन कैंसिल करना चाहती है पुरानी वाली, तो वो कर सकती है, नॉमिनेशन कैंसिल करके किसी और को नॉमिनेट कर दो, चेंज कर दो, वो अलाउड है। तो सी अलाउ किया जा सकता है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग इंटीग्रेटेड ऑम्बर्समैन स्कीम। जो ऑम्बर्समैन होता है वो एक सीनियर ऑफिशियल होता है जिसे गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। तो पहली बात तो ऑम्बर्समैन जो होता है उसको वो एक सीनियर ऑफिशियल तो होता है आरबीआई का, आरबीआई उसे अपॉइंट करता है, ना कि गवर्नमेंट करती है। तो ये गलत हो गया, पहली इनकरेक्ट हो गया। प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स नहीं कवर होते, ये भी गलत है, कवर होते हैं स्कीम के अंडर। जो कंप्लेंट्स है वो सीआरपीसी चंडीगढ़ में आती हैं, सारी ओम्बड्समैन वाली जो कंप्लेंट्स है वो सीआरपीसी चंडीगढ़ में आती है, ना कि दिल्ली, तो ये भी गलत है। जर्नल ग्रीवेंसेस अगेंस्ट मैनेजमेंट और एग्जीक्यूटिव्स ऑफ रेगुलेटेड एंटिटीज आर नॉट कवर्ड। तो ये बिल्कुल सही है। अगर मुझे बैंक के मैनेजर से प्रॉब्लम है, किसी इंप्लॉय से प्रॉब्लम है, तो उसके लिए मैं ओम्बड्समैन स्कीम के तहत नहीं जा सकती आरबीआई ओम्बड्समैन के पास। अगर मेरी किसी सर्विस में डेफिशिएंसी है, फिर मैं आरबीआई ओम्बड्समैन के पास जा सकती हूँ। तो करेक्ट आंसर ए होगा, क्योंकि 1, 2 एंड 3 गलत है और हमें गलत ही पूछा गया है। Next is which of the following statement is or are incorrect regarding small prepaid payment instrument? Only banks can issue PPIs, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, बैंक्स नॉन बैंक्स दोनों ही इशू कर सकते हैं। तो इनकरेक्ट पूछा गया है, तो पहला तो आएगा ही। ठीक है, तो यहाँ पे इस सी ऑप्शन को हटा दो। The total amount loaded during the financial year should not exceed 10,000 rupees. These PPIs can only be used for purchase of goods and services. These PPIs shall be converted into full KYC PPIs within a period of 24 months. They are non-reloadable. ठीक है, तो यहाँ पे लिखे विद कैश लोडिंग फैसिलिटीज, इट मींस दे आर रीलोडेबल। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी गलत हो जाता है और पहला भी गलत है। और इसके अलावा जो पूरे फाइनेंशियल ईयर में नहीं, मंथ में 10,000 से ज्यादा नहीं लोड कर सकते। ईयर में तो 1,20,000 होता है, मंथ में 10,000 से ज्यादा नहीं लोड कर सकते हैं, तो ये भी गलत हो जाता है। ठीक है, और ये बिल्कुल सही है। बाकी के स्टेटमेंट्स जो हैं वो आपके पास सही हो जाते हैं कि आप गुड्स एंड सर्विसेज परचेज कर सकते हो, और 24 महीने में आपको स्मॉल पीपीआई को फुल केवाईसी पीपीआई में कन्वर्ट करना पड़ता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग बिल्स यूज्ड फॉर बिल फाइनेंस? Bills drawn or made in India or made payable in or drawn upon any person resident in India or are called inland bills। ठीक है, तो इंडिया में ड्रॉ किए गए, इंडिया के इंसान पे ड्रॉ किए गए, वो इनलैंड बिल्स हैं। A usance bill is bill payable otherwise than on demand and specific normally a time for payment of the value it represents. A bill of exchange accompanying document of title of goods is called clean bill। तो ये वाला स्टेटमेंट तो आपका सी वाला तो गलत है। जब आपके बिल्स के साथ कोई भी डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल नहीं होता तब उन्हें क्लीन बिल बोलते हैं। ठीक है, जहां पे कोई आपने बिल ऑफ एक्सचेंज तो है लेकिन साथ में कोई डॉक्यूमेंट नहीं है गुड्स का टाइटल का, उन्हें क्लीन बिल्स बोलते हैं। ठीक है, यूसेंस बिल में तो एक आपके पास
टाइम होता है कि इतने टाइम में पेमेंट होगा, ठीक है। और डिमांड बिल में डिमांड पे पेमेंट होती है, कोई टाइम मेंशन नहीं होता, जब सामने से डिमांड आई पेमेंट करना पड़ता है। तो सी इनकरेक्ट है। अगला है एलेक्सा और सीरी किसके एग्जाम्पल हैं? एलेक्सा और सीरी चैट बॉट के एग्जाम्पल है कि आप बोलते हो हे एलेक्सा प्ले अ सॉन्ग, तो वो चैट बॉट है, आपका बोला हुआ लिखा हुआ वो समझ के रिप्लाई करते हैं, चैट बॉट्स हैं, ठीक है। चलिए अगला हनी पॉट साइबर सिक्योरिटी में क्या है? वायरस, मालवेयर, सिक्योरिटी मैकेनिज्म या फिर थ्रेट एक्टर। तो हनी पॉट जो है एक तरीके का सिक्योरिटी मैकेनिज्म होता है, साइबर सिक्योरिटी के अंदर एक तरीके का सिक्योरिटी मैकेनिज्म होता है हनी पॉट। Dash is a network security system that monitors and controls incoming outgoing traffic based on predetermined security rules. तो जो आपका फायरवॉल होता है वो इनकमिंग ट्रैफिक और आउटगोइंग ट्रैफिक को मॉनिटर करता है कि जो रूल्स हैं सिक्योरिटी के उसके अकॉर्डिंग ही ट्रैफिक आए और जाए, नहीं तो वो अलाउ नहीं करता। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग पोस्ट पार्सल रिसीट्स? अगर आप सामान भेजते हो पार्सल के थ्रू, कुरियर के थ्रू, तो पोस्ट पार्सल रिसीट इशू होती है। एयर के थ्रू भेजते हो तो एयरवे बिल, और शिप के थ्रू तो बिल ऑफ लीडिंग होता है। इट इज नॉट अ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स, ये बिल्कुल सही है। ये एविडेंस शो करता है कि ट्रांसपोर्टेशन हो गई, करेक्ट। इट इज यूज व्हेन डॉक्यूमेंट्स आर सेंट इन लार्ज क्वांटिटीज, नहीं लार्ज क्वांटिटीज में नहीं होता है, छोटी क्वांटिटीज में जाते हैं पार्सल। लार्ज क्वांटिटीज में तो फिर बिल ऑफ लेडिंग और एयरवे बिल बनता है, उनके थ्रू जाता है सामान। और ये नेचर में एयरवे बिल के सिमिलर होता है, क्योंकि एयरवे बिल में भी टाइटल ऑफ गुड्स नहीं होता, ना ही इनको टाइटल ऑफ गुड्स माना जाता है। बैंक प्रोटेक्ट देयर एसेट्स फ्रॉम साइबर थ्रेट्स यूजिंग द फॉलोइंग एक्सेप्ट इंट्रूडर प्रोटेक्शन सिस्टम, इंट्रूडर डिटेक्शन सिस्टम, नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल। तो ये सब होते हैं साइबर थ्रेट से बचने के लिए कि इंट्रूडर प्रोटेक्शन सिस्टम, इंट्रूडर डिटेक्शन सिस्टम, फायरवॉल, ये सारे आपको साइबर थ्रेट से बचाते हैं। लेकिन लोड बैलेंसिंग सिस्टम जो होता है ये सिर्फ डायरेक्शन देता है नेटवर्क ट्रैफिक को, ये सिर्फ साइबर थ्रेट के से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो डी करेक्ट आंसर है। लोक अदालत किस मैटर से डील करते हैं? अगर पार्टीज रेफर करती हैं अपना केस लोक अदालत में, बिल्कुल सही। अगर कोर्ट रेफर करता है, उनको लगता है कि लोक अदालत के पास जाना चाहिए, तो वो भी केस लोक अदालत के पास जाता है। अगर कोई पोटेंशियल डिस्प्यूट है तो लोक अदालत को जो मैनेज करने वाली पार्टी है, लोक अदालत को जो मैनेज करते हैं, जो बनाते हैं, उनकी ओपिनियन में अगर लगता है कि केस लोक अदालत के पास जाना चाहिए तो भी केस लोक अदालत के पास चला जाता है। तो डी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग measures can be taken to manage conflict of interest? Which of the following measures can be taken to manage conflict of interest? Full disclosure to the affected parties, setting up institutional controls and mechanism, identifying and preventing such conflicts. क्या कर सकते हो आप कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को मैनेज करने के लिए? तो ऑब्वियसली अगर आपके काम जो है और आपका जो फैमिली लाइफ है वो अगर कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं तो फुल डिस्क्लोजर होना चाहिए, ठीक है। दोनों पार्टीज पूरा अपना डिस्क्लोज कर दें। अगर मान लो मैं इंटरव्यू देने जा रही हूँ और इंटरव्यू पैनल में मेरा कोई रिलेटिव बैठा है, तो हम बता दें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, हम बता दें, ठीक है। उसके बाद सेटिंग अप इंस्टीट्यूशनल कंट्रोल्स एंड मैकेनिज्म, तो ये भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को मैनेज करने में हेल्प कर सकता है। आइडेंटिफाइंग एंड प्रिवेंटिंग सच कॉन्फ्लिक्ट्स, तो यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट आंसर होगा, ओके। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ केबल इज यूज्ड फॉर वायर्ड लैन कनेक्शन? तो लैन कनेक्शन में कैट 5E केबल्स यूज होती हैं, तो ए करेक्ट आंसर है। डैश इज द इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी ऑफ प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम? तो पीएम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम की जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है वो केवीआईसी है, खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग? नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग से होता क्या है कि ये ना कंप्यूटर की एबिलिटी होती है कि वो हमारी जो लैंग्वेज है, हम जो बोलते हैं, पढ़ते हैं, समझाते हैं उसको, वो समझ पाए, हमारी नेचुरल लैंग्वेज को समझ पाए। तो ये कंप्यूटर्स की एबिलिटी है कि ह्यूमन लैंग्वेज को वो कॉम्प्रीहेंड कर पाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? ऑटोमेट मंडेन एंड रेपिटेटिव टास्क, तो ठीक है, जो मंडेन रेपिटेटिव टास्क है उनकी ऑटोमेशन हो जाए, रोबोटिक मशीन्स बनाना, ह्यूमनाइज्ड एक्सपीरियंस प्रोवाइड करना कस्टमर्स को। ह्यूमन इंटेलिजेंस को रिप्लेस करना कभी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मकसद नहीं होता है,
ह्यूमन इंटेलिजेंस को रिप्लेस नहीं करना है, हेल्प करना है। तो फोर्थ गलत है, 1 और 2 3 सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 7 C's ऑफ क्रेडिट अप्रेजल? कैरेक्टर, कैपिटल, कंडीशन तो क्रेडिट अप्रेजल के टाइम पे देखा जाता है, कस्टमर का कैरेक्टर, उसके पास कैपिटल कितना है, क्या कंडीशन है जिस इंडस्ट्री में वो काम कर रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का तो कोई लेना देना नहीं होगा, या किसी भी चीज के कॉन्स्टिट्यूशन का लेना देना नहीं होता। तो सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेटवर्क डिवाइस? स्विच नेटवर्क डिवाइस होता है लैन में, हब भी होता है, गेटवे भी होता है। एचएसएम जो होता है वो नेटवर्क डिवाइस नहीं होता है। ठीक है। नेक्स्ट इज इन ट्रेड्स फैक्टरिंग यूनिट कैन बी क्रिएटेड बाय सेलर, बायर, सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर बोथ ए एंड बी। तो सेलर और जो बायर है वो दोनों ही फैक्टरिंग यूनिट ट्रेड्स पे क्रिएट कर सकते हैं। ट्रेड्स एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू जो माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस हैं वो अपने बिल डिस्काउंटिंग, बिल फाइनेंसिंग की फैसिलिटी ले सकते हैं। ठीक है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ कैश रिसाइकलर मशीन? इट लेट्स वन डिपॉजिट एंड विड्रॉ। कैश रिसाइकलर से आप डिपॉजिट और विड्रॉ कर सकते हो। दे हैव कैपेबिलिटीज ऑफ सॉर्टिंग आउट डैमेज, सॉइल्ड एंड काउंटरफीट नोट्स। कार्डलेस ट्रांजेक्शन अप टू 20,000 रुपीज पर डे इज अलाउड। कैश डिपॉजिट इज मेड विद द डेबिट कार्ड। तो सारी सही है कि आप पैसा जमा और विड्रॉ कर सकते हो। और कैश रिसाइकलर मशीन नकली और टूटे फूटे नोट अलग से आइडेंटिफाई कर सकता है। 20,000 रुपए तक की कार्डलेस ट्रांजेक्शन कर सकते हो और डेबिट कार्ड के थ्रू पैसे भी जमा करवा सकते हो। मनी लॉन्ड्रिंग के क्राइम में इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूटिंग अथॉरिटी कौन सी होती है? ईडी। एफआईयू का काम होता है इंफॉर्मेशन गैदर करना, इन्फोर्समेंट का काम होता है उस पर इन्वेस्टिगेशन करना, एक्शन लेना। नेक्स्ट इज custodial services provided by the bank include which of the following services? Safe custody of articles, safe keeping of securities, holding documents safely, reporting of marketable securities। तो बैंक जब कस्टोडियल सर्विसेज प्रोवाइड करता है तो ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है कि आप आर्टिकल्स, आपकी सिक्योरिटीज को ध्यान से रखेगा, आपके डॉक्यूमेंट्स को ध्यान से रखेगा। ठीक है। मार्केटेबल सिक्योरिटीज की रिपोर्टिंग करेगा। तो ये सारा काम कस्टडी जब आप देते हो बैंक को तो वो सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। ठीक है। तो बिफोर एंडिंग दिस सेशन, अगर आपको लगता है कि देखिए आपकी तैयारी आप खुद से जो है आप नहीं कर पा रहे हैं, कम समय रह गया है, तो आपके पास एक बहुत अच्छा सोल्यूशन है कि आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं। जैब कोर्सेज में आपको ना एक कॉम्बो में सुपर क्रैश कोर्स का ऑप्शन नजर आएगा। सुपर क्रैश कोर्स का फायदा ये है कि आपको सिर्फ हमारे 24 सेशन लगाने हैं। 12 दिन आपको हमें देने हैं, सुबह शाम आपके सेशन होंगे और इन 12 दिनों में आपका जैब एग्जामिनेशन का जो मेजर सिलेबस है वो कवर हो जाएगा। ठीक है। तो आप जैब 80 कोड यूज करके 80% ऑफ अवेल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको लाइव क्लासेस मिल रही हैं, नोट्स मिल रहे हैं, टेस्ट सीरीज मिल रही है, ये सारे सॉल्व्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल रहे हैं। जैसे अभी तो मैं आपको सेशन में सिर्फ क्वेश्चंस बता रही हूँ, है ना, उतना हम डिटेल पे नहीं यूट्यूब पे डिस्कस कर पाते हैं, लेकिन इसमें आपको सॉल्व प्रॉपर विद एक्सप्लेनेशन आपको सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। तो अगर आपको लगता है कि तैयारी नहीं शुरू की है और अभी क्विक सोल्यूशन चाहिए तो सुपर क्रैश कोर्स में आप एनरोल कर सकते हैं। 2-3 दिन में ये आपका जो बैच है स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो आप हमें मेल कर सकते हो hello@edutap.co.in पे। तो होपफुली ये सेशन आपके लिए यूजफुल रहा होगा। इस सेशन का जो पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।